बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया, मैं हूं उसामा नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से का आगाज़ करेंगे सियासी महाज़राई से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर तनकीद की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कोरोना मामले पर PTI की वफाकी और पंजाब हुकूमत भी एक पेज पर नहीं है। इस पर हम बात करेंगे। नाब और नून लीग आमने सामने है, क्या होने जा रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाब के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बल्कि हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी तहफ़्फ़ुज़ात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो खुलकर ये कह दिया कि नाब को ख़त्म कर दिया जाए। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इत्तेहादियों के साथ का जो साथ है वो हुकूमत के लिए कितना अहम है, कितना टफ टाइम दिया जा सकता है। काफ लीग और हुकूमत में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ये मामला कहां तक जाएगा इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। क्या हुकूमत इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने में कामयाब हो पाएगी, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद दूसरे चंक के अंदर हम कोरोना के हवाले से बात करेंगे कि डॉक्टर्स की कही गई बातों को अनसुना क्यों किया जा रहा है। वार्निंग दी जा रही है डॉक्टर्स की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हुकूमत, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, वो लॉकडाउन खोलने की बातें कर रही है, खोल दिया गया है और एहतियाती तदाबीर ना होने के बराबर है। बार बार वार्न किया जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। लाहौर को कोरोना का गढ़ कहा जा रहा है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए बाहर निकल कर तो हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही, ना तो अवाम की जानिब से और ना ही हुकूमत की जानिब से अमल दरामद करवाने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया गया है। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएं कि विफाक अभी भी जो है वो हमें लगता है कि काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है इस मामले के ऊपर। ये कन्फ्यूजन क्यों है अभी तक? असद उमर साहब ये कहते हैं कि कोरोना के वार तेज हो रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हम लोगों से रोजगार नहीं छीन सकते। ये हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। सीनियर एनालिस्ट नासिर नकवी साहब हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। नकवी साहब आपसे स्टार्ट करूंगा। नकवी साहब बताइएगा, नून लीग खामोश रही काफ़ी अरसा तक, फिर मरियम नवाज भी कभी एक आधा बयान उनका भी सामने आया गुज़िश्ता दिनों। अब दोबारा से देख रहे हैं कि टफ टाइम देने की कोशिश की जा रही है, तनकीद की जा रही है हुकूमत पर। और अभी ये जो बात की है वो नैब से हटके अगर इस पर कोरोना पर बात करें तो एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत वो दोनों भी एक पेज पर नहीं है। तो सर आपको भी ये नजर आ रहा है कि वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, KP के ये अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को ये उम्मीद रखनी चाहिए अपोजिशन से कि वो तनकीद करेगी। हम गरीब मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क हैं, हमारे वसाइल नहीं हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो जाहिर है कि हमें ज़्यादा सोच समझ के चलना पड़ेगा। जब मामलात बहरान जो है वो इस हद तक चला गया कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तज़ब्ज़ुब में हुकूमत नज़र आ रही है, तो तनकीद क्यों नहीं होगी? अच्छा, हम यहाँ तनकीद करते हैं या हम कोई आगाही की बात करते हैं, तो मेरा तो नुक्ता नज़र कुछ और है। इसलिए कि अगर आप देखें मौजूदा हुकूमत के, तो वज़ीर सेहत को ये नहीं पता कि भारत से अद्वियात किस तरह दरामद हुई। अगर आप देखें वज़ीर मजहबी अमूर को, तो उन्हें ये नहीं पता कि कादियानियों का जो मसला था उसको कमीशन में डालने का, उस समरी में किसने उनका नाम शामिल किया। अगर आप देखें वज़ीर खुराक को, तो उनको ये इल्म नहीं कि उनके भाई को सब्सिडी किसने दी और चीनी और गंदम का मसला क्या था। तो वज़ीर आज़म क्या कहते हैं? वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मुझे तो ये खबर जो है वो TV से मैंने देखी है, बाकी उन्हें नहीं पता। तो हम TV में बैठ के इसीलिए ये बातें करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को पता लग जाए क्या हो रहा है। हम मुहिब वतन लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ज़माने में फिरते हैं, हमने जितनी ज़िंदगी गुजारी है उसमें बहुत जद्दोजहद की है, ऊंच नीच देखी है। हम आम आदमियों में भी बैठे हैं, हम ख़ास आदमियों में भी बैठे हैं, लिहाजा हम तजिया करते हैं किसी इन हालात की वजह से, इन वाक़यात को देख के। अगर उसको आप ये कहें कि हम हुकूमत में तनकीद कर रहे हैं, तो इसको तनकीद ना समझें। अगर इसको ज़रा सा सब्र और इस्तिकामत से सोचें कि क्या कह रहे हैं, तो उसके बहुत से अच्छे मुस्बत नताइज निकल सकते हैं। हुकूमत 5 साल का मैंडेट लेके आई, 5 साल रहेगी, 2 साल गुजार चुकी है, 3 साल रह गए। कोरोना ने उनको एडवांटेज दे दिया कि 3 साल अगले की मनसूबाबंदी करें। जितने मुआशी प्रॉब्लम थे, जितनी मुआशी लड़ाइयाँ थीं, जितनी अपोजिशन उन पर इल्ज़ामात लगा रही थी कि इनसे हुकूमत चल नहीं रही, ये नए लोग हैं, इनके पास तजुर्बा नहीं है, इनका होमवर्क नहीं है, वो सारा तो कोरोना खा गया। अब रह गया कोरोना। अब कोरोना के मामला जो है, जिस अंदाज में उन्होंने डील किए, जो कुछ किया, उसमें सूबाई लड़ाइयाँ चल रही हैं, बाकायदा चल रही हैं। अब मेरा एक मशवरा है आवाम को, आपको, अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने देश में बसने वालों को, अपने वतन से मोहब्बत करने वालों को, कि ये मौसम ऐसा है कि
कि हमें और आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। सख्त वक्त अगर खोल रहे हैं तो खोलने दें, अगर नरमी कर रहे हैं करने दें, लेकिन एक कोरोना एक हकीकत है, लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग मरने की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा हम और आप अपनी प्लानिंग करें उस अंदाज में, जिस अंदाज में जब सर्दी सख्त पड़ती है तो सारे गरीब मर नहीं जाते, जब गर्मी सख्त पड़ती है तो उमरा और अशराफिया तो मरी या सवात या बाहर चले जाते हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो हमारे गरीब लोग मर नहीं जाते जिनकी अक्सरियत है। लिहाजा ये आ गया तो वज़ीर आज़म के दिल से एक बात निकली थी या ज़बान से निकली थी, कैसे निकली थी उसको सच समझ लें कि अब हमें मुस्तकबिल जो है कोरोना के साथ रह के गुजारना है, तो उसकी एहतियाती तदाबीर करें। कल मैं एक बैंक में गया तो मैंने देखा कि वहाँ सारी एहतियाती तदाबीर थी और उन्हें टेम्परेचर चेक किया जा रहा था, लोगों को फासले पर रखा गया था। लेकिन आज मैं एक जो आज नरमी हुई है, तो आज मैं एक स्टोर पे गया, एक बेकरी पे गया, तो वहाँ इंसानों के ऊपर इंसान उसी तरह चढ़े हुए थे जैसे कोई आखिरी दफ़ा कोई चीज़ बट रही है और कल से सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये रवैये बदल लें तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। हुकूमत की जितनी मतलब हिम्मत थी या जितने उसके वसाइल थे वो अपना कर रहे हैं। हम हर चीज़ हुकूमत की तरफ मत देखें, हम अपनी तरफ देखें। बिल्कुल सही है सर। आप भी प्यारे हैं और आपकी अजीज़ व अक़ारब भी प्यारे हैं। मैं अगर अपनी फ़िक्र करूं तो दूसरों की भी फ़िक्र करूं। जान जो है वो अल्लाह की दी हुई है, लेकिन हमारे पास अमानत है, क्योंकि ये मौत की अमानत है, हमने वापस जाना है। तो मरने से हम ना खौफज़दा नहीं है, लेकिन हम जब बात करते हैं तो इस जान की हिफाजत करनी है। बिल्कुल इसलिए ठीक कि है। ये एक ज़िंदगी का एक हसीन तोहफा है, इसको संभालें। अब सियासत की जब बात करेंगे तो मुस्लिम लीग नून से आप क्या उम्मीद रखते हैं? एक तरफ आप उनके पुराने से पुराने नए से नए को केस करके आप उनको ले आते हैं, फिर खींच लेते हैं, फिर पहले उनको बाहर जाने की इजाज़त दी शहबाज शरीफ साहब को, अब फिर उनके केस खुल गए, तो फिर पहले जाने क्यों दिया गया था? वो तो जमानती थे नवाज शरीफ साहब के, जमानती तो यहाँ रहना चाहिए था मुल्क में। तो गलतियां तो आपकी हैं, सुकम तो आपका है। मरियम बीबी थी ना पाकिस्तान में, देखो मरियम बीबी कोई जमानती नहीं थी, जमानती शहबाज शरीफ साहब थे। तो आप ये ना करें। देखिए माजी में जब ये लोग गए थे मुशर्रफ साहब के दौर में, मुल्क से बाहर गए थे, तो जमानती हमजा शहबाज शरीफ थे, तो हमजा शहबाज शरीफ एक दिन के लिए मुल्क से बाहर नहीं गए। ये तो कोई बात नहीं। मरियम के तो मामलात ऐसे हो गए कि लोगों ने बड़ी तनकीद की, बड़ी बातें की कि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रही है, मरियम भी बाहर चली जाएंगी, लिहाजा वो काम लेट हो गया। और मरियम बीबी उस फार्मूले में काम कर रही हैं कि मसलहत पसंदी में बिल्कुल खामोश हैं। उनका कोई नारा, कोई बात, कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आ रही जिससे ये पता लगे कि वो लीड करेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और नवाज शरीफ साहब की हिदायत उनको मिल रही हैं। अब जो कुछ भी है वो शहबाज शरीफ साहब ने करना है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में यही कहा जाता है, जब अपना शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो अपनी पार्टी है, तो इसका मतलब समझ लें कि ताल्लुकात जहाँ से शेख रशीद साहब जिनके बेस पे खेलते हैं, उसी बेस पे शहबाज शरीफ साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं। जब वो कहते हैं विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं, शेख रशीद साहब तो जो है वो विकेट एक के तरफ चारों खेल रहे हैं ना, तरफ वो एक तरफ खेल रहे हैं। एहतशाम साहब की तरफ मैं जाता हूँ। एहतशाम साहब ये बताइएगा, नकवी साहब जो बात कर रहे हैं इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन जो एहसन इकबाल साहब ने तनकीद की है, किस हद तक जायज़ है, किस हद तक वज़न है? वो ये कहते हैं कि 10 माह जो पहले हुकूमत उसमें कन्फ्यूजन का शिकार रही है, IMF के पास जाना है नहीं जाना, लॉकडाउन के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार रही कि लॉकडाउन होता क्या है, कैसे करना है, करना भी है या नहीं करना, और फिर ये कहते हैं कि हुकूमत के 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे होते हैं, जिसकी वजह से मईशत तबाह हो गई है। एहतशाम साहब वन लाइनर तो ओपोजिशन के बारे में शुरू में ये कहूँगा, उसामा के ओपोजिशन का काम ही सियासत करना होता है, उनका काम ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे तनकीद करना होता है, उनकी पॉलिसीज को अपोज करना होता है, ताकि जितनी जल्दी हो सके अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से अंदर से किसी के साथ हाथ मिला के बाहर से किसी को बुला के गम किया जाए। ये तो पाकिस्तान में एग्जैक्टली 23 साल की सियासत से हम यही देख रहे हैं। लेकिन इन 23 सालों में ना सिर्फ इस बात के गवाह हैं कि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान में हुकूमतें बनते बिगड़ते देखी हैं, उसमें एक एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। सिवाय एक नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत जब उन्हें 2/3 मिली थी, वो अपने वोट के थले ही दबके तो वो नुकसान उठा के बाहर हो गए थे। अदरवाइज आप देखें जब भी कोलेशन गवर्नमेंट बनी है, इत्तेहादियों के साथ आपने हुकूमत बनाई है, तो आपने डेफिनेटली गिव एंड टेक किया है। और खास तौर पे आप लाख इख्तलाफ करें जरदारी साहब से, पीपल्स पार्टी के जमाने में जहाँ बहुत इकोनॉमी को नुकसान हुआ, गवर्नेंस को नुकसान हुआ, लेकिन अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलते रहे। अब क्रिटिसिज्म से अगर मैं बात करूं, जो नासिर बात कर रहे थे, देखिए एक तो ओपोजिशन बात कर रही है
कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया सवाए इंतकाम के। एक मैं और आप और जो हमारे मीडिया के लोगों को बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग एलिमेंट देखें कि यही पीटीआई की गवर्नमेंट के लोग जो हैं जब अपोजिशन में थे हमें आपको बुला के इतनी इज्जत दिया करते थे, और यही काम जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन होती थी इज्जत दिया करते थे। जो ये गवर्नमेंट में आते हैं उसामा, इनका रवैया तब्दील हो जाता है। ये कहते हैं कि जी तुसी तो साढ़े दोस्त हो, आप हम पे क्यों तनकीद कर रहे हैं। हमें तो हर दौर में जो हमने इस चीज का सामना करना पड़ता है। इसमें एहतशाम साहब मोस्टली सहाफ़ी यही कहते हैं ना कि अपोजिशन से तो दोस्ती हो सकती है, हुकूमत से सहाफ़ियों की दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। आज देख लें जो आप अच्छे खासे लिखते हैं, नवाज शरीफ साहब ने रास्ता निकाल लिया था। हाँ, रास्ता निकाल दिया। जिस तरीके से हुकूमत को सपोर्ट किया था मैंने आपने देखा जाए तो बेशुमार वो लोग जो हमेशा से कहते रहे थे कि जी हमें एक तीसरी कुव्वत की जरूरत है, हमें स्टेटस को तोड़ना है, हमें खास तौर पे ये जो 20 साल से सियासत कर रही हैं दो की पार्टियां, इनसे हटके को लाना होगा मैदान में। आदमी जो सारे मामला को ठीक करे, गवर्नेंस को ठीक करे, इकोनॉमी को ठीक करे, और इंटरनल एक्सटर्नल मामला जो हमारे चैलेंजेस से गुजरते हैं हर दौर में उनको बेहतर करे। अब इनके लिए जो हुआ वो मसला इनका जो पैदा हुआ, एक तो ओपोजिशन के लिए, दूसरी बात बड़ी अहम है कि ये ओपोजिशन मैं कहूँगा कि तारीख की अजीबो गरीब किस्म की ओपोजिशन है। इतना ज्यादा हमने देखा कि गवर्नमेंट जब परफॉर्म नहीं कर पाई तो इन्होंने किसी इसी को कैश नहीं करवाया। कभी आप देखें पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के खिलाफात हुए, कभी मौलाना के साथ फजलरहमान के साथ खड़े होकर इनके खिलाफ हुए। नतीजतन इसका फायदा वो पीटीआई की गवर्नमेंट को, इमरान खान को हुआ। अच्छा, अब क्या हो रहा है इस क्रिटिकल मोमेंट पे हम देख रहे हैं कि जबकि हमें कोरोना वायरस से लड़ना पड़ रहा है, उस वक्त हम देख रहे हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है, सूबे और मरकज एक पेज पे नहीं है। अब जिस तरीके से एकदम से मामला मेरा ख्याल है जो तप गया जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो सबसे बड़ा मसला हुआ। गवर्नमेंट की को पीटीआई पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की अपोजिशन ने कुछ नहीं किया। अब जिस तरीके से मैं बार बार ये बात कहता हूँ, नासिर इस बात के गवाह है कि जो लोग चौधरी बरादरान को हल्का लेते हैं वो हमेशा नुकसान में रहते हैं। चौधरी बरादरान बड़ी गहरी सोच के बंदे हैं। ठीक है, कभी कभी दौर ऐसा भी आता है कि पिछली गवर्नमेंट में उनके पास कुछ नहीं था, अब आए हैं गवर्नमेंट में, आज बड़े फॉर्मेडेबल किस्म के हम ये कहते हैं स्टेक होल्डर हैं। अब जिस तरीके से सारे मामला चल रहे थे, और आज आप जरा सोचें कि उनकी पार्टी के समझ 3 लोग हर रोज टीवी चैनल पे बैठ के, तारक बशीर चीमा साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, कामल अली आगरा साहब सेनेटर हैं, और फिर एक बाऊ रिजवान साहब उनके सूबाई असेंबली के मेंबर हैं, जो टायराट खोला हुआ हुकूमत के खिलाफ उन्होंने। अब इसका नोटिस लेने की जरूरत है। वो तो कहते हैं जी बशीर चीमा साहब जब कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि हमें टाइम दे, हमें टाइम नहीं दिया जा रहा। तो फिर लोग इसको इंटरप्रेट यही कर रहे हैं कि ये जो चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब ने मामला खोला है, शायद कोई आशीर्वाद प्राइम मिनिस्टर की भी हासिल है। होना तो चाहिए था कभी आप उनके ग्रीवेंसेस दूर करते। एमक्यूएम के आपने ग्रीवेंसेस दूर किए। हम रोज कहते हैं आपने मुने सलाई को वजीर नहीं बनाया, मैंने ठीक है, और फिर जिस तरीके से वो चाहते थे 6-7 इजला में, ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि अगर नैब इसलिए एक्टिव हुई है काफ लीग के खिलाफ, तो फिर ये तो बिल्कुल भी जो है वो मेरा ख्याल है कि कोई एसओपी भी ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट भी ऐसा नहीं है। इसमें एक एलिमेंट और मैं आपको बात कर दूं, फिर आप नासिर साहब से भी इससे तबसरा लीजिएगा। देखिए अब हो क्या रहा है, ये बहुत ही मुश्किल वक्त है गवर्नमेंट के लिए कि आप देख लें अपोजिशन बड़ी सख्ती से उनके खिलाफ हो गई है। आप जिस तरीके से इख्तलाफात सिंध के साथ उनके हो गए हैं, फिर इसी तरह कहना चाहिए कि गवर्नेंस के मामला में हम देख रहे हैं कि आज दिन हमें खबरें आती है कि सिंधी वाले कभी खुश होते हैं कभी खुश नहीं होते। चले हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाते, लेकिन सवाल तो यह है कि जी आपको 2 साल हो गए, आपको बहुत सारे महाज से लड़ना है, आपको ये एक अपॉर्चुनिटी एक मिली है, अगर से बड़े वक्त में मिली है, ये जो कोरोना वायरस के हवाले से मिली है कि आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर लें, गवर्नेंस को बेहतर कर लें। आपने 50 लोग जो रखे हैं, आप वही प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वही पॉलिटिशियन है जो कहते थे 15 लोगों की मैं कैबिनेट रखूंगा। आज आपने 51 लोगों को आपने कैबिनेट में रखा हुआ है, और आप देख लें कि जो हमारा रेशो भी बताता है कैबिनेट का, तो यही बताता है कि जी आप एक तिहाई का जो हमारे एमएनए होते हैं उनकी बुनियाद पे आप कैबिनेट के वजीर रख सकते हैं। तो जो कहा जाता है कि उनकी तादाद 32-33 से ज्यादा नहीं होती मैक्सिमम। तो बाकी मशीर रख लिए ना, बाकी मशीरान रख लिए उन्होंने। जी हाँ, वो रख लिए। अब सवाल नकीब साहब बड़ा अहम पैदा होता है कि वो लोग कहते हैं कि यार गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन खत्म हो रहे हैं, हमेशा आप ऑप्शन अपने दे करते हैं, आप अपनी फॉल बैक पोजीशन देखते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता तो मसला मेरे खिलाफ होता है गवर्नमेंट को हिलाने का, तो मैं कहाँ खड़ा हूँगा। तो मुझे लगता है कि या तो उन्हें कुछ बहुत ही अनफ्लिंचिंग सपोर्ट पिंडी वालों से है कि जी जो मर्जी हो जाए हम आपके साथ खड़े हैं, या जो उनका ये ख्याल है किधर ले गए एहतशाम साहब, बात कहाँ से कहाँ ले गए। ठीक है, मैं अब भी जिस तरफ आ रहा था, अब बुनियादी तौर पे इस वक्त जो मसला गवर्नमेंट को पेश आ रहा है, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को कम से कम हाथ खोलने चाहिए, अपने साथियों के साथ मामला बनाने चाहिए, और जो आप
आगे चल के भी बात करेंगे। आखिरी कमेंट जो कोरोना पे ताइवान की मिसाल जबरदस्त दी जाती है। 429 टोटल केस हुए, 6 लोग उनके मरे और उन्होंने कोई शट डाउन नहीं किया। उन्होंने कोई किसी तरह का भी, आप देख लें, आप कोई पाबंदी नहीं लगाई। टोटल बाजार खुले रहे, जो दुकानें खुली रही, मॉल खुले रहे। सिर्फ एक काम किया उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और ये मास्क को लाजमी करार दिया। आज वो दुनिया का वाहिद मुल्क है, 14 दिन हो गए नकवी साहब कोई केस वहां पे नहीं आया। अब हमारे लिए मसला है इससे बचने का एक यही तरीका, आगे भी बात करेंगे कि हम इसकी SOP से अमल दरामद कैसे करवाते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि अल्लाह माफ करे, बड़ा डिजास्टर सामने। बिल्कुल ठीक है जी। नकवी साहब बताइएगा, नाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो तो तनकीद कर रही है, PTI भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, काफ लीग भी खिलाफ हो गई है और जो जिस तरफ इशारा किया है, बड़ी खुली खुली बातें कर दी हैं एहतशाम साहब ने। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, सर आपका कमेंट इस पर। देखिए, एहतशाम साहब ने बात की हुई और बार बार कहा पिंडी वाले, कोई कहता है चिड़ियाघर वाले, कोई कहता है फलाने वाले, कोई कहता है फलाने वाले। इन बालों को छोड़ दें। हम तो सीधी सादी बात करते हैं कि आपको 5 साल का मैंडेट मिला, 2 साल आपका गुजर चुका है। आपने कौम को बताया था कि हम किफायतशारी करेंगे। कोई फ्री एजेंट पाकिस्तान में हम नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा ना सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए नहीं हुआ, सब कुछ हमारे सामने है। आपको याद होगा एहतशाम साहब कि जब भारी मैंडेट लेके नवाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा इलेक्शन जीते थे तो उससे पहले तमाम अखबारात, तमाम मीडिया, दुनिया भी और हमारा भी इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान में हालात बदल रहे हैं, ना बीबी ना बाबू, फैसला हो चुका है। एक ये अफवाह थी, लेकिन आपने देखा बाबू आया तो बाबू को उन्होंने देखा कि ये बाबू वारा खा सकता है और ये इतना सियासी नहीं है, इसको काबू किया जा सकता है। और हमारे एक साथी थे जिनसे हम बहुत इख्तिलाफ रखते थे, लेकिन उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले कॉलम में अपने कंकरियाँ मार दी थी अब्बास अतर साहब ने, कि उन्होंने कहा था मुझे लगता है कि नवाज शरीफ का भारी मैंडेट किसी दिन फौजी ट्रक के नीचे मोटरवे पे स्टिकर बन जाएगा। तो उन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था। क्यों? कि उनकी उठान ऐसी थी, उनकी हुकूमत के मामलात ऐसे थे। जैसे मैं कल कह रहा था कि अगर तैयारा साजिश केस में नवाज शरीफ साहब को सज़ा मिल जाती तो हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाते और बहुत से सियासतदानों को समझ आ जाती कि ये काम जो है ऐसे भी हो सकता है। लेकिन चूंकि हम मसलियत पसंदी का शिकार हो जाते हैं तो मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। अब ये सारे मामलात तैयारा साजिश केस में नकवी साहब सजा तो हो गई थी, ये दुआएं दे अपना इफ्तिखार चौधरी को जिसने बिल्कुल ही गेम कुछ और आके कर दी। सर जब गेम ही बदल गई तो सजा क्या हुई? देखे ना, ये क्या आप मुझे फांसी पे लटकाने का ऐलान करते हैं और दूसरे दिन फिर माफ़ी देते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं ना। बात मैं यही कह रहा हूँ कि उसको इख्तिताम तक पहुँचाना चाहिए था। हमारे यहाँ ज़ख़ीरा आंदोलनों की बातें करते हैं, हर दौर में हुई है, हमेशा हुई है। सिर्फ मोहम्मद अयूब खान साहब ऐसे थे कि चीनी महंगी हुई थी तो उनके खिलाफ साजिश चली थी और उनको कुत्ता कुत्ता कहा गया था, तो वो इक़्तिदार खुद छोड़ के चले गए थे, वो दूसरे डिक्टेटर के हाथ में पकड़ा के निकल गए थे। लेकिन बाकी तो हमारे यहाँ माशाल्लाह सियासतदानों में तो इतनी हिम्मत और ज़रूरत नहीं है कि सब्र और इस्तिक़ामत से वो ये कहें कि अब हमारे ख़िलाफ़ कौम हो गई है तो हमें इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए, दोबारा इलेक्शन हो जाना चाहिए, जिसको कौम चाहे वो आ जाए। हमारे यहाँ ये नहीं होता, लिहाजा ये रवाज नहीं है। अब इसी तरह ज़ख़ीरा आंदोलनों को हमने कभी फांसी नहीं चढ़ाया, हमने कभी उनको सज़ा नहीं दी। हम बातें बड़ी करते हैं, अमल दरामद नहीं करते। हम कहते कुछ है, करते कुछ हैं। लिहाजा आप ये देखें कि आज 16 रमज़ान हो चुकी है, जो कहा गया था कि तमाम चीज़ें सस्ती मिलेंगी, बड़ा लिहाज किया जा रहा है, इलाकाई MPS देखेंगे, इंतज़ामिया चेक करेगी, कुछ नहीं हो सका और महंगे दामों मिल रहे हैं और बेतहाशा महंगे मिल रहे हैं। अगर मैं पिछली माजी की बात करूंगा तो फिर मेरे उम्र पे ताने आएंगे, ये उसामा साहब कहेंगे अच्छा आप इतने पुराने हैं, लेकिन हकीकत ये है आप इनकार करते हैं कि माजी में देखें तो मामलात बहुत आसान थे, अब मामलात बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने कहा कि जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना के साथ रहना पड़ेगा, तो हमें हिम्मत कर लेनी चाहिए। हम रहेंगे कोरोना के साथ तो कैसे रहेंगे? फिर हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, हमें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, हमें जो समाजी फासले का कहा जा रहा है वो फासले रखने चाहिए। 2 माह हो चुके हैं, हमें अभी तक बात ही नहीं समझ आ रही। रोज़ाना केसेस बढ़ रहे हैं, लाहौर में सबसे ज़्यादा केस हुए हैं, पंजाब में, इसी तरह कराची में सबसे ज़्यादा हैं, पेशावर में सबसे, जितने बड़े शहर हैं वहाँ के हालात बहुत ख़तरनाक हद तक बिगड़े हुए। कौमी असम्बली का स्पीकर उसी केस में फंसा हुआ है, अपना क्या कहते हैं पंजाब असम्बली का डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं
इन्होंने पिछले दिनों एक कारनामा किया था। ये मुल्क से बाहर से आए थे और मुल्तान एयरपोर्ट उतरे और वहाँ जब इनको रोका गया, इनके टेस्ट शुरू हुए तो इन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और 2-4 दोस्त 5 जो साथ थे उनको भी लेके चले गए थे। तो आज साबित हो गया उनका मुस्बत आ गया। तो अब क्या करेंगे? मसला ये है कि हम जहाँ भी बैठे हुए हैं हमारे यहाँ इंसान ताकतवर है, हमारे यहाँ कानून ताकतवर नहीं है। किसी शोबे में तो कानून ताकतवर होना चाहिए। इस वक्त जो नैब की गहमा गहमी नज़र आ रही है और नवाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ साहब परेशान हो गए हैं, उनको 2 दफ़े बुलाया गया, तो हालांकि वो तो लड़ने आए थे कोरोना से, लेकिन हम लोगों की सबकी तजाद बयानी है। अब हुआ क्या कि ऑर्डिनेंस ख़त्म हुआ, नए ऑर्डिनेंस आने तक चेयरमैन नैब ने कहा कि चले हम अपनी हिम्मत कर लें, कुछ बता दें। अब लोग उसको हुकूमत से जोड़ रहे हैं। अगर हुकूमत से जोड़ेंगे, एक चीज जो बड़ी गलत हो रही है ना, नैब का आप जिक्र कर रहे हैं बार बार। जब शेख हसीन साहब ठीक है, ये पीटीआई के नहीं है, लेकिन जब कहेंगे कि जी ईद के बाद ताज़न की वापसी होगी और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अपना शहबाज शरीफ साहब बच सकते अंदर जाएंगे, पीटीआई के लोग एम्बैरेस होते हैं कि उनके बयान क्यों आते हैं। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि कोई ऐसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर इस तरह के बयान दें। जब भी मुराद सही बयान देते हैं तो पीछे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जब भी शिबली फराज बयान ऐसा देते हैं जो कहते हैं जाके चूटी काटते हैं PMLN को, वो कहते हैं पीछे वो होता है। देखिए मसला क्या है, मसला इस वक्त यह है कि जिस तरीके से नैब अब सामने आया, अब कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में हुकूमत इस तरफ भी जाएगी। और मेरा ख्याल है मिस कैलकुलेशन ये शहबाज शरीफ साहब से हुई कि वो जो आए हैं, या कहने वाले लोग कहते हैं कि जी शायद उन्हें कहीं से कोई इशारे पे मिला था, इशारे पे आए वो। अगर फिर आप उनका सुहेल उड़ाइद साहब का इंटरव्यू देख लें तो जो बड़ा वाज़ेह तौर पे वो कहते हैं कि जी मेरा सब कुछ तय हो गया था, तो मैं उसको इस तरह इन्फर करता हूँ कि ये एक मैसेज देते हैं मैसेज देने वालों को कि देखो यार पहले भी तो आपके साथ मेरे मामला ठीक थे, अब मैं आ गया हूँ तो अब मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। देखिए मेरा ख्याल है इस वक्त सारी बातें छोड़ दी जाए, इस बात से हट के भी कि जिम्मेदारी किस पे है, पिंडी वालों को भी छोड़ देते हैं। आप देख लें कि इस वक्त तो हुकूमत तो आप कर रहे हैं ना, आपकी जिम्मेदारी है आपके कोलिशन पार्टनरों को लेकर चलें, आपकी जिम्मेदारी है कि ओपोजिशन के साथ एक माहौल बना के रखें। अब कौन आपको कहता है, अब ये यहाँ तक भी हो गया कि आप वो कहते हैं कि जी आप तो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। आप असेंबली का इजलास इसलिए नहीं बुलाते कि शहबाज शरीफ साहब का बिलावल का सामना होगा। एक दफा हाथ मिलाया आपको, आप समझते हैं कि आप हाथ मिला लेंगे तो लोग कहेंगे आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मेरा ख्याल है ये बड़ा छोटे जहन की बात है। उनके ब्रेक से वापस आते हैं इसके बाद, ब्रेक में जा रहे हैं नकवी साहब, ब्रेक से वापस आते हैं इससे बात करते हैं। शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नकवी साहब, हमने बात कोरोना पे करनी है, लेकिन हम मेरा ख्याल है एक पेज पे नहीं थे आप और मैं मदर्स डे के हवाले से। जब हमने कहा बात करनी है तो आपने कहा हर दिन जो है वो माँ का दिन होता है, तो इस वजह से हमने प्रोग्राम की आगाज़ भी नहीं किया। इस पर कोई शक नहीं है, नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हर दिन माँ का दिन है, कोई एक ख़ास दिन माँ के लिए नहीं है। हमें तो हर दिन जो है वो माँ से मोहब्बत करते हुए गुजारना चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे। और अतर खान जेरी, पाकिस्तान के मशहूर माया नाज फनकार, राइटर, वो आज इंतकाल कर गए हैं। नकवी साहब, आपने उनके साथ काम भी किया हुआ है। थोड़ा सा कोरोना पे बात करके फिर हम वापस आते हैं इन दो टॉपिक्स पे। क्लोजिंग से पहले इस पे जो है वो बात करेंगे। कोरोना के हवाले से सिंध के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं आज नकवी साहब, और इसमें वज़ीर सिंध भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो ये कहते हैं कि हम लॉकडाउन के दूसरे मरहले में अब एहतियात ज़्यादा करनी होगी। अच्छा, सिंध अपनी बात कर रहा है, पंजाब में भी केसेस कम नहीं है, लाहौर में भी केसेस कम नहीं है। हम अनफॉर्चुनेटली सर काबू पाने में नामुमकिन नज़र आ रहे हैं। क्या इकदाम मज़ीद करने हैं? मैंने आपसे अर्ज़ की थी ना कि जितने बड़े शहर हैं, चाहे वो KP के एक बड़ा शहर पेशावर हो, पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर हो, कराची में हो, सिंध का दारुल हुकूमत हो, बलूचिस्तान का कोयटा हो, इन तमाम बड़े शहरों में केसेस रफ्ता बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? वहाँ आप टेस्ट करने की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे लोग निकल रहे हैं, और बड़े शहरों में छोटे शहरों से लोग बहुत ज़्यादा रोज़गार के लिए आते हैं और वहाँ की आबादी में उनका बड़ा अहम हिस्सा होता है। लिहाजा ये मामलात गड़बड़ हो रहे हैं। अब मसला क्या है? 2 महीने से ज़्यादा हो गया तकरीबन। असल देखें आप तो ये अक्टूबर नवंबर से शुरू हुआ था वेस्ट में, कि वहाँ पहला जो निकला था तो वो अक्टूबर नवंबर की बात है। उन्होंने फरवरी मार्च तक हमारी बात आई, हमारे पास आ गया। फिर हमने अब बताया कि हमने 2 महीने गुजार दिए, हमने जो कुछ किया उससे ये कंट्रोल नहीं हो सका। एक चीज़ जो है बुनियादी, वो तो सीधी सीधी है कि हमारे वसाइल इतने नहीं हैं। जहाँ वसाइल नहीं होते तो क्या होता? तो गरीब जो है वो सिर्फ मरने के लिए पैदा तो नहीं होता, वो बहुत
एक स्टेज होती है जहाँ जाके गरीब जो है वो गुर्बत की वजह से मर जाता है, वरना अल्लाह ताला ने रोटी का वादा किया, उसे किसी ना किसी तरह रोटी मिलती है। और आपके मुआशरे में ऐसे मुखय्यर हज़रात मौजूद हैं जो उसको रोटी पहुँचा देते हैं, वसीला बन जाते हैं। तो ये बात ऐसी नहीं है। इसी तरह सर्दी गर्मी की बात मैंने की, उसमें भी गरीब जो है ठिठर के सारे मर नहीं जाते, तो कोरोना में सारे मर नहीं जाएंगे। आपने उनको ये आगाही ही नहीं दी कि आप अपने आप जो है वो इंतजाम करें, लोगों की टीमें बनाएं। आपने स्काउट से काम ही नहीं लिया। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा जो है, स्काउट्स आप कह रहे हैं सर वो टाइगर फोर्स बना दी, मेरी बात वो तो भी नजर नहीं आ रही। सुन ले, मैं उसी की बात उधर ही आ रहा हूँ कि देखें दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा कहाँ होता है? सऊदी अरब में जब होता है हज का, तो वहाँ किससे काम लिया जाता है? सिर्फ स्काउट्स पे एतबार करते हैं, दुनिया के स्काउट्स वहाँ आते हैं, इंतजामात करते हैं। क्यों? वो अपने हल्फनामे पे कायम रहते हैं। उनके लिए कोई टाइगर फोर्स की तरह कोई वर्दियाँ चीज़ें और उनको कोई ब्रीफिंग नहीं देनी पड़ती, उनके पास ब्रीफिंग ऑलरेडी मौजूद है। मैंने अर्ज़ की थी शुरू में कि स्काउट्स को क्यों नहीं इकट्ठा किया गया, आप टाइगर फोर्स के चक्कर में पड़ गए। तो ये मामला इस तरह के जब होते हैं तो गड़बड़ होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लोकल जो अमन अम्मा को बचाने के लिए वो जो है वो एक फ़ोर्स बनाई थी, और बाद में वही उनके गले पड़ गई, बाद में आप गवाह बन के उनको फांसी तक पहुंचाने में वही लोग शामिल हुए। तो नई चीज़ों की बजाय जो हमारी पुरानी चीज़ें होती हैं, आजमाई हुई आजमूदा जो लोग होते हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। ना स्काउट सामने आए, ना रज़ाकार सामने आए, ना आपकी हुकूमतें जो है सूबाई तौर पर उन लोगों को फाल कर सकी, ना कौमी हुकूमत, बल्कि हमने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी और तोपों का रुख कर दिया एक दूसरे की तरफ। हर मतलब सूबाई वजीर ने सोच लिया जवाब देना ज़रूरी है, वफाकी वजीर जवाब दे रहा है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। जो बात थी जब सर अपने अपने मिनिस्ट्री से बाहर निकल के, मिनिस्ट्री की तो बात ही नहीं करते। करते। तो वजीर आजम से हमने कई दफ़ा इज़्ज़त माब वजीर आजम इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट की कि वो अपने वज़रा को रोकें, कि ज़रूरी नहीं है कि वो बयान ज़रूर दें, हर बात का रद्द अमल दें। क्यों? जो हुकूमत में होता है तनकीद उसी पे होती है, और अपोजिशन का काम है तनकीद करके अपने लिए रास्ता करना, ये रास्ते निकालना या दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करना। तो आप भी जब अपोजिशन में थे तो आपने कम नहीं की, तो अब आप कैसे समझ रहे हैं कि अपोजिशन आपके साथ? आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप जिस तरह नैब ने अपोजिशन को जकड़ा, शुरू में जकड़ा पकड़ा और फिर उनको रगड़ा भी दिया, तो उस अंदाज में तो ऐसा लगा कि आपको फ्री हैंड मिला, चाहे वो एक अदारे की हैसियत से काम हो रहा था। हम कहते हैं अदारे आप मजबूत करें, तो आप पार्लियामेंट में नहीं जाते, आइन कानून बनाने को तैयार नहीं है, नई चीज़ें तरामीम लाने को तैयार नहीं है। जब हमारे यहाँ आमरीत होती है तो तरामीम आनी शुरू हो जाती है, जब हमारे यहाँ गैर जमहूरी हुकूमत होती है तरामीम आनी शुरू हो जाती हैं, जब हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री निज़ाम होता है तो हम पार्लियामेंट में जाने को तैयार नहीं होते। और दोनों जानिब से यही हाल है। अपोजिशन अपनी परेशानियों में पार्लियामेंट में नहीं गई, हुकूमत इसलिए नहीं कि अपोजिशन आवाज़ें लगाती है। आप ये बताएं कि इनके साथ अपोजिशन जो है किस हुकूमत के साथ उसने आवाज़ें नहीं कसी, या किस हुकूमत को जाके उन्होंने घिराव नहीं किया, कौमी असम्बली के स्पीकर का नहीं किया या सेनेट के चेयरमैन का नहीं किया। ये सारी चीज़ें जो हैं उस जमहूरियत की खूबसूरती में शामिल हैं जिस जमहूरियत के लिए हम आप और सब दम भरते हैं। आपने इख्तियार में आते ही गाड़ियाँ बेच दी, भैंसें निकाल दी वज़ीर आज़म हाउस से, लेकिन अब आपका इम्तिहान ये शुरू हुआ कि अगले 3 साल के लिए जो आपने बजट में कमी करनी है अपने, वो कैसे करनी है। तो जैसे अभी एहतशाम साहब कह रहे थे, तो लाए ना वो 15 वज़रा पे सारी अपनी कैबिनेट, वो जो मशीरों की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है उनको फारिग करें कि हालात हमारे ख़राब हो गए, आगे हमारे पास बजट नहीं है, अभी आपने जून में बजट देना है, तो हमने 3 साल कैसे मुकाबला करना है। आप तो इलेक्टेड लोग हैं, करके दिखाएं ये सारी चीज़ें। आप कहते थे गवर्नर हाउस को तालीमी अदारे यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे, नहीं बन सके। क्यों? हर चीज़ एक सिस्टम के तहत होती है, तरीक़ेकार के तहत, वो आप नहीं कर सके। ठीक है एहतशाम साहब, मुझे ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने कल दिन में कहा कि हम लॉकडाउन में सख्ती करेंगे, नरमी नहीं करेंगे, शाम को नरमी कर दी। सिंध के बगैर तुम्हारी रोटी नहीं हजम होती है। सिंध जरूरी है, सिंध डिस्कस करना सर। सिंध ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था इस कोरोना के स्टार्ट, जब भी उसको नजर लगी और वो मुसीबत में फंस गया। मैं जरा सवाल कर लूँ सर, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या हमारे पास अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है? क्योंकि वफाक भी प्रेशराइज हो गया, सिंध भी प्रेशराइज हो गया, डॉक्टर्स आज भी कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना है, हमें नरमी नहीं करनी। सर बेहतरीन ऑप्शन इस सारी सूरत हाल में क्या हो सकता है कि इकॉनमी भी चलती रहे, कोरोना से भी हम बचते रहे? सही तो बात है उसामा, मैं आज बड़ा खुश हुआ हूँ कि नासिर ने जो आज बात की है और कहा है कि जी हमारे वसाइल नहीं है। अच्छी बात मुझे लगा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कहना, वरना एक बड़े दिनों से मैं देख रहा हूँ
नासिर नकवी साहब की सुई फंसी हुई है कि सख्त तरीन लॉकडाउन किया जाए, भले कुछ हो जाए। मैं आज भी लॉकडाउन पे मैं पक्का हूँ। अगर उन्होंने नहीं कहा था तो आपने याद करवा अब दिया। उसका मैं मुतबादिल बता रहा हूँ एहतिशाम साहब, मैं मुतबादिल बता रहा हूँ कि अगर हमारे घर में मुल्क में एक बड़ी तादाद जो है ना वो ये बात कहती है उठते बैठ के, तो ये बिल्कुल बकवास बात है कि पाकिस्तान में लोग भूखे नहीं सोते। मैं कहता हूँ इससे बड़ा झूठ नहीं है। कोई जो मांगने वाले हैं वो भूखे नहीं सोते। आपको अंदाजा होगा आपके इर्द मेरे गिर्द आपकी दुआओं में दाता की नगरी में कोई भूखा नहीं सोता। नहीं देखिए, वो दाता की नगरी में भूखे में नहीं सोते, वो जाके वहाँ पे खाते हैं और वापसी पे आपके लिए मेरे लिए भी ले आते हैं। वो आप सफेद पोस्ट लोगों की बात कर रहे हैं। सफेद पोस्ट लोगों की बात कर रहा हूँ। एक बड़ी तादाद है जो मांगती नहीं है और माजत के साथ उनके बच्चे, और वो भी अक्सर बेशतर आप देखें, आप उनको जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सारे जो है ना हर तरह के लोग हैं। तो लिहाजा सोचने वाली बात है कि जो जिस तरीके से आधी तरह से हमारा जो है वो गुर्बत से निचली सतह पे जा रहा है, 10 करोड़ वायदे पे तादाद उनके होते जा रही है, और मेरा ख्याल है ये नवा फिक्री है। और दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट इज ब्रोक। एहतिशाम साहब, हर दौर में आबादी का तूफान नहीं रोका गया। सुने देखें, आज भी दुनिया का मेरा ख्याल है पाकिस्तान शायद मैं ये कहूंगा कि पॉपुलेशन में हाईएस्ट ग्रोथ रेट आज भी 2.4% है, ठीक है ना। और आबादी जिस तरह कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में ये 12 सालों में ये दुगनी हो जाएगी। तो इसकी प्लानिंग किसने करनी है, आपने कि मैंने करनी है? देखिए, ये तो काम हुकूमतों का है जो फिर आती है, उन्होंने बात खत्म। अभी हुकूमतों की प्लानिंग में ही आप नतीजा देख लें। अभी आपने जिक्र किया था तरमीम की, अभी आप देख लें 18वीं तरमीम को आप ले लें। आज कितनी लोगों को तकलीफ हो रही है। 18वीं तरमीम आप, मैं कहता हूँ, न तब्दील करें। मैं कहता हूँ बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो फौरन उस पर रिएक्ट करते हैं। और भाई 18वीं तरमीम में 180A वो ये कहती है कि 18वीं तरमीम में के सूबे जो है, मरकज जो है सूबों को अख्तियार देगा, फंड देगा। इसके बाद यही अख्तियार और वसाइल जो है ना ये सूबे बल्दियाती इदारों को देंगे। आप देख लें बल्दियाती इदारों के साथ जो हुआ पीपल्स पार्टी के एमएलए ने किया, एमएलए एमपी खुद बाल खाते हैं, वो कहते हैं फंड उनके हाथ में चले जाएंगे। इस पर झेलने का दो बड़ी पार्टियों ने काम नहीं किया। जो इन्होंने 18वीं तरमीम की एक बड़ी अहम बल्दियाती इदारों के लिए मौजूदा हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही ना, नहीं कर पाई। अब देखें आज 2 साल गुजार दिए। आप आज सवाल कर रहे थे, जो आप देख लें जो बड़ा शदीद दबाव मैंने देखा कि पहली मरतबा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, कराची के ताजरों की तरफ से, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से आया कि उन्होंने कहा कि जी ठीक है, लिमिटेड तरीके से कल से वो भी कारोबार को खोल लें। लेकिन लोगों की तकलीफें बेतहाशा बढ़ी है। माजत के साथ नकी साहब, मेरा ख्याल है किसी को भी कोई खुशी नहीं होगी कि कोई किसी के मरने के ऊपर, खासतौर पर इस वबा के साथ। लेकिन आप यकीन करें कि मेरी दूसरी तरफ मैं ये भी सोचता हूँ कि यार जिस तरीके से लोगों के कारोबार खत्म हो गए हैं, अब आप देख लें इनफॉर्मल इकोनॉमी आपकी फॉर्मल इकोनॉमी से बड़ी है, यानी ब्लैक इकोनॉमी आपकी बड़ी है, जिसमें हमें पता ही नहीं कि कौन कहाँ पे है। यानी आज भी नागरा के पास कोई डाटा एक है नहीं है जिसको कहना चाहिए कि हमें पता चले कि जरूरतमंद कौन है, कितने लोग। अभी आप देख लें, इन्होंने जिस तरह तकसीम किया 1,40,00,000 खानदानों में अब तक कोई 85 अरब रुपया तकसीम कर चुके हैं। मेरे ख्याल में वो कोई बाकायदा प्लानिंग से नहीं हुआ। आपने जो नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया, कोई बाकायदा वर्किंग इससे नहीं हुई थी। अब यह कि जो फिल्म जिस तरीके से सामने आया, वहाँ पे भी जिस तरीके से इकोनॉमी को बड़ा शदीद धक्का लगा। 30% रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ। कराची में कहा जाता है सबसे ज्यादा वहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ। अब देखिए आप रियासत को कैसे चलाएंगे। आज भी आपका 40% बजट जो है ना बाहर से मांग के आप पूरा करते हैं। बजट का खसारा आपका देख लें, फिर 13% 12% पर जाके रुकेगा। आपके कर्जे कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। कोई चीज आपके हाथ में नहीं कि आप कहें कि जी मैनेज कर लेंगे। तो उर्दू में कहते हैं ना, बेतरतीबी में भी एक तरतीब होती है, वो भी हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मेरा ख्याल है इन हालात में ये बड़ा जरूरी था कि किसी तरीके से ओपन अप करें, कारोबार खोलें। लेकिन एक बस आखिरी बात वो एनफोर्समेंट, ये खुदा का वास्ता है, जिस तरह बात कर रहे हैं सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी करूँ, आप भी करें, सारे करें। लोगों को इस पे एहतियात करने की जरूरत है। ताइवान की मिसाल है, उन्होंने बाहर से कोई किसी की मदद नहीं ली। आप देख लें, ताइवान में कोई बाजार, कोई दफ्तर, सब कुछ उनका खुला हुआ एक दिन से बंद नहीं किया। सिर्फ वो यही कहते हैं कि साहब पढ़ा लिखा मुआशरा है, उनको आगाही दी गई, उनको समझ आ गई। लेकिन मैं आपके अक्सरियत पढ़ी लिखी नहीं है, तो सर उसको ट्रीट करने के लिए फिर सख्ती करनी पड़ेगी ना। हुकूमत उस तरफ भी नहीं आती, तो नहीं आती ना। वो तो असल मसला तो ये है कि आपकी कौम नहीं मानती, नहीं सुनती, तो आप सख्ती करें। सख्ती देखें, मोटरवे पे जाते हैं तो वहाँ पर हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, यहाँ पर बाकी लोकल शहरों के अंदर हमारा बिहेवियर ड्राइव करते हुए कुछ और होता है, जो आपको छोड़ देता है। पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ हमारा बिहेवियर कुछ और होता है। तो ये मिजाज तो हमने खुद बनाए हुए हैं अपने इदारों के जरिए, और ये वो इदारे हैं जिनको आज़ाद करने का, जिनकी रिफॉर्म्स
करने का हुकूमत ने वादा किया था। अनफॉर्चुनेटली अब भी इस मुश्किल दौर के अंदर हमें जो वक्त अभी चल रहा है कोरोना का, उसके अंदर भी यही चाहिए कि हम अपने SOPs को सख्त से सख्त उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा। नकवी साहब, देखिए 18वीं तरमीम जब हुई थी तो वो कोई किसी की मतलब इख्तरा नहीं थी कि अचानक हो गई थी। वो 1973 के आइन के मुताबिक 10 साल के बाद सूबों को खुद मुख्तारी देनी थी, इख्तियारात देने थे। आइन आपका कह रहा है, जो आपने नहीं दिए। जब 18वीं तरमीम हुई तो तमाम जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसे अप्रूव किया और उस वक्त बड़े शादियाने बजाए गए कि ये बहुत अच्छा काम हुआ। अब बुरी लगने लग गई। मैं इस बात पे भी मतलब एग्री हूँ कि तरमीम किसी वक्त भी की जा सकती है, ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है। अगर उसमें कुछ चीज़ें कबाहतें आ गई हैं तो उसको पार्लियामेंट में ले जाके उसमें सियासी जमातें जब कुछ करना चाहती, आपको याद है 2010 8 अप्रैल 2010 में ये तरमीम हुई थी और उस वक्त नवाज शरीफ साहब हुकूमत में नहीं थे, वो हुकूमत में नहीं थे और जरदारी साहब सदर थे। लेकिन जब उन्होंने प्लान किया, तय किया तो चीजें तय हो गई। जब वो चाहते हैं हो जाती है, जब नहीं चाहते फ्रेंडली अपोजिशन थी ना उस वक्त। फ्रेंडली के अलावा वैसे भी मुफाद में भी तो है ना 18वीं तरमीम की। आपको पता है कि आप विफाक में नहीं आएंगे तो सूबे में तो कम से कम 18वीं तरमीम में ये भी तो ना, नवाज शरीफ साहब को तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर भी तो बनाना था ना, वो भी तो एक था ना सिलसिला। एहतशाम साहब, अब सारी चीज़ें सबके सामने हैं कि 18वीं तरमीम से KPK को भी बड़ा फ़ायदा हुआ था, वो भी बड़े आज़ादाना तौर पर रहे। शहबाज शरीफ साहब भी ठीक पिछले सालों में अपने इक़्तिदार में बार बार चीन जाते थे, दाएं बाएं जाते थे, तुर्की जाते थे, इधर उधर। 18वीं तरमीम का ही सारा कारनामा था। अब जो इनको बुरी लग रही है वो किसी और अंदाज में बुरी लग रही है। ठीक है, अगर आपको वारा नहीं खाती, आप समझते हैं इससे नुकसान हो रहा है, आए पार्लियामेंट में करें बात और उसमें तब्दीली लाएं। ये तो एक तरीके का अब पार्लियामेंट में कोई जाने को तैयार नहीं है। 2 सूबे इनके हाथ आ गए ना, इसलिए अब वो जाने को तैयार नहीं है तो फिर तो गड़बड़ होगी ना, मामला तो गड़बड़ होंगे। तो इस अंदाज में देखें, सियासत करें तो आप खेलना चाहते हैं फुटबॉल और उसमें सवाल बड़ा अहम है एहतशाम साहब का, और दसो नैब क्यों आई है? क्या नैब क्यों आई है? नैब को तो आपने एक रेस्ट दिया थोड़ा सा कि आपने ऑर्डिनेंस खत्म हुआ और अभी दूसरा ऑर्डिनेंस आना है, हुकूमत लाना चाह रही है। हुकूमत नहीं लेके आएंगे हम। आपको याद जब हमने प्रोग्राम किए थे इसके ऊपर हुकूमती नुमाइंदे करते कि हम ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे। तैयार है 18वीं तरमीम पे हेल्प करने के लिए, प्रोवाइडेड। देखिए ये सिर्फ अफवाहें होती हैं और सियासत में सारे काम चलते हैं। ये अलग बात है कि अफवाहें ही खबर बनती हैं, लेकिन ज्यादातर अफवाहें होती हैं कि नवाज शरीफ साहब की बात तो तैयार है बातचीत के लिए। शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया सर, शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया। ख्वाजा ऑन रिकॉर्ड है, कहते हैं बात करने के लिए तैयार हैं, अगर आप बैठे हमारे साथ। एहतशाम साहब, आप पुराने आदमी हैं, कमाल कर रहे हैं। सियासत में ये सब कुछ चलता है, एक से कुछ कहलवाया जाता है, खुद कुछ और करते हैं। मामला देख लेना, शहबाज शरीफ का बयानिया क्या है, ख्वाजा बरादरान का बयानिया क्या है और शाहिद खाकान का बयानिया क्या है। तो ये जान के खेला जाता है। लेकिन बात यह है कि फुटबॉल की गेम अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें क्रिकेट के उसूल नहीं लगेंगे। बयानिया वही है जो नवाज शरीफ का और मरियम का है, और जो बाकी लोगों का बयानिया है जिसमें खास तौर पे ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा बरादरान का बयानिया कुछ और है, तो मुख्तलिफ है ना। हाँ जी, वो खेल रहे हैं ना, हुकूमत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, खिलवाड़ हो रहा है ना। मेरा तो एक ही मुतालबा होता है और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर किसी भी दौर में सब कुछ बलाए ताक रख के कौमी अदारों को मजबूत कर दिया जाए पार्लियामेंट के जरिए तो मामला बहुत से सीधे हो सकते हैं। फिर ना कोई इमरान खान है, ना कोई नवाज शरीफ है, ना कोई जरदारी है, जिसकी भी गर्दन को फंदा पड़ना होगा वो पड़ जाएगा। ये हुकूमतों की फेवर में नहीं है ना। अगर हुकूमतों की फेवर में हो तो फिर इसके ऊपर आए ना, वो उनके अपने बंदे आएंगे, इनके अपने केसेस जो है वो सामने सॉर्ट आउट होंगे, चाहे कोई भी हुकूमत है। आप वकालत कर लें। नहीं, वकालत नहीं है, ये आइन के मुताबिक करें ना। आइन किस लिए होता है? देखिए, मैं हुकूमतों की मुखालफत की, देखिए हम लोग बड़ा बिन हासिल कौम, हम बड़े बेआईनी से हैं। हमारा एक आइन है कुरान मजीद, तो उसको हमने उठा के ऊपर बड़ी ताकों में रख दिया हुआ है, अलमारी पे रख दिया है, ताक में रख दिया है। दूसरा, हम पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन है, पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, उसका आइन उठा के हमने वो भी अलमारी में बंद कर दिया है। और जब आमरीत आती है वो आते हैं उसमें तरामीम कर जाते हैं, बाद में हम उनको गालियां देते हैं और फिर उसको हम चेंज कर सर मुफादात की सियासत। आज मुझे बात करनी है, अतर खान जेरी साहब, उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह गरीक रहमत, पाकिस्तान के मायनाज फनकार, राइटर, आपने उनके साथ काम किया सर, कुछ उनके बारे में बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला
वो बड़े मासूम आदमी थे अंदर से। उनका कद काठ माशाल्लाह बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था। बतौर लिखारी उन्होंने स्टेज ड्रामे जो लिखे उनके में मुकालमा बहुत मजबूत था, उसमें सिचुएशनल कॉमेडी थी। और पाकिस्तान में जितना भी रवाज हुआ, ख़ास तौर पे लाहौर अदब व सकाफ़त के इस मरकज़ में स्टेज को जो दवाम मिला वो अतर शाह खान जेदी की वजह से मिला था। उन्होंने वापडा ऑडिटोरियम को आबाद किया था और सिर्फ 50 रुपए की टिकट होती थी, ना कोई रक़्स होता था, ना कोई गाना होता था। उनका मुकालमा बड़ा मजबूत था और मुकालमे से ही लोग जो हैं उसमें तंज भी होती थी। यानी एक मामूली सी एक बार अगर बताऊं, उनका ख़तरा 440 वोल्ट का एक मुकालमा था कि मेरा नाम सेठ अब्दुल रज़ाक है और खुदा आसमान से रिस्क भेजता है, मैं ज़मीन पर तकसीम करता हूँ और मेरी तस्वीरें अखबारात में आती हैं इसलिए कि जब मैं किसी को चंदा देता हूँ तो कैमरामैन साथ ले जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? तंज भी है, बात भी है, सारी चीज़ें हैं कि सेठ पे भी तनकीद हो गई और बात भी हो गई और अवाम की बात भी हो गई, कौम की बात भी हो गई। लेकिन इसी तरह उनके जो था ना अपना तंज़ व मज़ाह का जो अंदाज़ था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। उन्हें शायरी भी बहुत अच्छी की। मेरे साथ दुबई में एक मुशायरा हमने सफारत खाने में पढ़ा तो मैं उसका मेज़बान था, मेरे साथ थे वो और बड़ी अच्छी टीम थी। उसमें अनवर मसूद साहब भी थे, इनायतुल्लाह खान साहब भी थे, ताहा खान साहब भी थे, बहुत बड़ी टीम थी। तो मुझसे वो बार बार ये पूछते थे कि नकवी तुम्हारे पास फार्मूला क्या है कि तुम जब ड्रामा करते हो तब भी तुम बड़े लोगों को इकट्ठा कर लेते हो। मैंने कहा आप आए हैं? कहते आए हैं। तो मैं कहा आपको किसी किस्म की परेशानी? कहते नहीं। लेकिन उनके अंदर एक बड़ा मासूम आदमी, ये जेदी जो है ना, ये उनके अंदर का मासूम आदमी बाहर निकला और उन्होंने पूरी कॉमेडी की। और उस कॉमेडी में पाकिस्तान टेलीविज़न जब शुरू हुआ तो वहाँ एक सीरियल थी लाखों में तीन, और उस तीन में जो थे 3 किरदार थे वो 3 मुख्तलिफ किरदार थे। एक थे मोहम्मद कवी खान साहब, दूसरे थे अली एजाज साहब, तीसरे थे कमर चौधरी साहब। तो अब इन तीनों ने बड़ा नाम कमाया और अपने वक्त में भी कमाया, बाद में भी कमाया, अभी तक कमाते रहे। और कभी खान साहब माशाल्लाह मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अली एजाज साहब पिछले दिनों रेल से आ गए। लेकिन बात यह है कि वो यादगार काम किया। हेलो हेलो उनकी एक सीरियल थी, रॉन्ग नंबर एक सीरियल थी, स्टेज के लिए बेवकूफ़ लिखा, उफ लिखा, अंदर आना मना, बेतहाशा ड्रामा लिखा। मैंने उनसे कहा आपने ड्रामे लिखने बंद क्यों कर दिए? कहने लगे पेट का जहन्नम भरने के लिए। मेरे बच्चे जो हैं अब ज़रा सर उठा रहे हैं तो उनके लिए ड्रामा लिख के जो है ना पैसे पूरे नहीं हो सकते, इसलिए मैं दूसरे काम भी करता हूँ, एडवर्टाइजिंग कंपनी में जाके काम करता हूँ। उन्होंने एक फ़िल्म लिखी मंजी किथे डामा, मुनव्वर ज़रीफ साहब उसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहे थे, बेहतरीन फिल्म थी, एक पंजाबी फिल्म थी। यानी उन्होंने हर शोबे में एक अच्छा काम किया और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए और पाकिस्तान स्टेज के लिए बहुत से नामवर अदाकार पैदा किए, जिसमें कवी खान साहब, अपने जमील फ़खरी साहब और ज़ुबैर खान साहब, ज़ुबैर बलोच जिन्हें कहते हैं, और बहुत से लोग थे जिन्होंने अपना नाम कमाया और उनकी शागिर्दी में बहुत से ड्रामे किए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। उन्होंने अच्छा काम किया, उन्हें लोगों के दुख बांटे, उन्हें लोगों की बात तंज़ो मज़ाह में लोगों तक पहुंचाई और उनको सदारती अवार्ड भी मिले, बाकी भी अवार्ड मिले। उनकी पहचान एक बनी जेदी। तो जेदी उनका अपना था, एक उनका शेर था कि देखें मासूमियत, देखें बड़े मासूम, और उनके चेहरे पे किसी किस्म की वो नहीं होती थी कोई रिएक्शन। उन्होंने कहा, कहते हैं हमने फूलों की आरज़ू की थी, हमने फूलों की आरज़ू की थी, आंख में मोतिया उतर आया। आप ये देखें किस अंदाज में क्या बात कर रहे हैं वो। उनकी शायरी भी बहुत अच्छी है, उनकी संजीदा शायरी भी बहुत अच्छी है। उनके कॉमेडी ड्रामे जो लिख गए हैं वो एक लकीर हैं। और उसके अलावा जो बाद में जो ड्रामे हुए, जिस अंदाज में आज ड्रामा हो रहा है, इसको वो ड्रामा आज एक फन का, क्योंकि का अहद तमाम हुआ, एक अहद जो है ना, भरपूर अहद जो है बिल्कुल खत्म हो गया। एहतशाम साहब आप भी देखेंगे कि आप अगर इस पे कमेंट करना चाहें, और साथ ही साथ माँ के हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप एक पैगाम भी जरूर दीजिए। एहतशाम साहब हैं हमारे साथ। माँ के हवाले से तो मेरे बेटे ने एक शेर भेजा था, शेर तो मैं नहीं बयान कर पाऊंगा। वो अपने एक बड़े अच्छे मज़ाहिया शायर हैं मसूद साहब, उनका तो अनवर मसूद साहब जी। वो कहते हैं कि जब मेरी वालदा की डेथ हुई तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो बहुत दुखी हुए और बड़ा सा खामोश रहे। फिर कहते एक दिन उन्होंने खामोशी तोड़ी और आधा शेर मुझे याद रह गया। तो वो कहना ही चाह रहे थे कि सोना की कोई अहमियत नहीं, कहती जो हमारा सोना था हमने उसको दफन कर दिया। अपनी बेगम की तरफ से, माँ की तरफ से वो बात कर रहे थे, ठीक है ना जी। तो ये तो चले, उसका तो हम बात नहीं कर सकते। आज ये था जी, खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना से खाक किया।
ठीक है वाह, जी? वाह। ये मेरी बेगम खड़ी है, जल्दी से ले आई और लेके के जी ये शेर है उनका। बिल्कुल अच्छा, सही। बात ये है कि ये जो बात अगली जो बात की है नासिर ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेदी साहब के बारे में उन्होंने तो काम भी उनके साथ किया, क्या कमाल के आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो जिस बात का दुख है, तो सारी मैंने डिटेल पढ़ी है उनके बारे में। 77 की एज में उनकी डेथ होती है और वो अतलात ये बता रहे हैं कि बड़ी मुश्किल के हालात भी उन्होंने देखे अपने। अब इस हवाले से इसमें क्यों कोई गवर्नमेंट की तरफ से मदद या उनके दोस्तों की तरफ से मदद नहीं आई, या मैं नहीं जानता, शायद नासिर ज्यादा जानते होंगे उनके बारे में वो क्या है, लेकिन मुझे रंज हुआ कि बड़ी लंबी उन्होंने जिसको कहते हैं ये बीमारी काफी 10 साल की, उसके बाद जाके वो उनके साथ ये हुआ। अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, इसमें कोई शक नहीं। वाकई बहुत बड़ा फनकार था, बहुत बड़ा शायर था, और इसमें कोई दो राय बिल्कुल सही है सर। शॉर्ट सा एक मैसेज नकवी साहब माँ के हवाले से। देखिए, माँ का मुतबादिल नहीं हो सकता, और हमारे यहाँ माँ रोज़ाना, चाहे हमारी माँ मर गई है, हमसे जुदा हो गई है, लेकिन हमारे दिलों में जो मौजूद है, और माँ का रुतबा ही ऐसा है हमारे यहाँ, ख़ास तौर पर मशरिक़ में, जो मगरिब को नसीब नहीं है, इसलिए वो मदर डे मनाते हैं। हमारे यहाँ तो किसी दिन भी माँ को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि माँ की जो खिदमात हैं बच्चों के लिए, वो ऐसी हैं कि अनमिंट हैं। अच्छे हालात हों, बुरे हालात हों, माँ ने हमेशा अपने बच्चों को परवरिश की है, और इसीलिए कहा गया कि माँ की जो गोद है वो पहली दरसगाह है, और माँ की गोद से लेके कब्र तक इंसान को सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए। तो माँ जो है, माँ एक यूनिवर्सिटी है, माँ एक साया है, माँ एक आसमान है, और हमारा जो माँ जुदा हो गई तो हमें पता है कि हमारा कितना नुकसान। बिल्कुल सही है सर। क्लोजिंग से पहले मेरे पास हमेशा अल्फाज कम पड़ते हैं जब भी माँ की बात करता हूँ, और अल्लाह मेरी माँ को लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सब लोगों की माएँ जो हयात हैं उनको लंबी उम्र दे, और औलाद का सुख देखना भी नसीब करे। और लोगों के लिए यही है कि बशमूल मेरे कि जब भी हमें ये एहसास हो कि हमने अपने वालिदैन का, माँ का, बाप का दिल दुखाया है, फौरी तौर पर हम उनसे माफ़ी मांगें, और जो रिस्क आप उनकी ज़िंदगी में ले सकते हैं, मेरा ख्याल है कि वो उनके बाद शायद कदम उठाते हुए आपको 1000 दफ़ा सोचना पड़ता है। हम सब मेरी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन मुझे अब अफसोस है इसलिए कि जिस वक्त वो बीमार पड़ी तो उसके इर्द गिर्द ख्वातीन का जुमनट था, 1.5 माह सिर्फ बीमार रही, लेकिन मैं वो बातें नहीं कर सका जो मैं करना चाहता था, दिल की बातें, और शायद मेरी माँ भी करना चाहती। अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। बहुत ज़्यादा करीब। मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।